नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ पार्ट 2 में मैथ्स का जो पेपर था AMU BSc 2020 का वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले वाले पार्ट में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कुछ क्वेश्चंस को और उसी में हम फर्दर मूव करेंगे पार्ट 2 में और उन्हीं मैथ्स के क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। चलिए देखिए, मेरे पास एक कैंडिडेट का BSc का पेपर है, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है उसमें। ठीक है जी, तो चलिए हम इसको मैं बोलता चलूंगा एक एक क्वेश्चन को और यहाँ पर सॉल्व करूंगा। ठीक है जी, आप ध्यान से देखते चलना। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन है। देखिए, एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है, 12th क्लास का जो पार्ट है। द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ द जनरल सॉल्यूशन इन्होंने दिया हुआ है और ये बोला है कि ए और बी इसमें कांस्टेंट है और जो एम है वो एक फिक्स्ड कांस्टेंट है। ठीक है जी, ए और बी कांस्टेंट मीन्स पैरामीटर्स हैं। ठीक है जी, तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है जी। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है इन्होंने y इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ ए एम एक्स प्लस बी। ठीक है जी, तो इन्होंने बोला है कि ये क्या है, सॉरी ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, हमसे डिफरेंशियल इक्वेशन इसने पूछी है, उसका जो है ये सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। और इसने बोला है कि ए और बी क्या है, मैं बता देता हूं आपको। ए और बी जो है वो क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, आप उनको पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और एम जो है वो फिक्स्ड कांस्टेंट है, एम की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी ऐसे कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, सॉरी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं और ये एम जो है फिक्स्ड कांस्टेंट है। वैल्यू चेंज होना यहाँ पर मैटर नहीं करता क्योंकि एक्स और वाई जो है वो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बतानी है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ये जनरल सॉल्यूशन हमको दिया हुआ है, आपने देखा होगा कि हम कैसे फॉर्म करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो इसके लिए एक फंडा होता है कि जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे किसी जनरल सॉल्यूशन में, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे उतना उस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होगी, ऑर्डर होगा। क्या होगा, ऑर्डर होगा। ठीक है जी, आपने पढ़ा होगा ऑर्डर एंड डिग्री क्या होती है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो उसी में ऑर्डर जो होता है ना, वो क्या होता है कि कितनी बार वहां पर डेरिवेटिव किया गया है। आया बात समझ में? तो चलिए इसमें देखते हैं। चलिए देखिए कि यहां पर क्या कितने वो हैं, आपको दिख रहे हैं कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, ए और बी क्या है, वेयर में लिख देता हूं, ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक है, तो क्या होगा कि कितना ऑर्डर होगा इसका, आप मुझे बताइए कि ए और बी यहां पर क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए गए हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2। ऑर्डर विल बी 2। ठीक है जी, उस रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 2। देखिए हम यहां पर आपको पूरा सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है जी, पूरा प्रोसेस एक एक स्टेप लिखकर बताएंगे। ठीक है जी, अगर उसको ना लिखेंगे तो हम आपको समझाएंगे कि आया कैसे। ठीक है जी, लेकिन पेपर में क्या होता है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो वहां पर आपको सॉल्व नहीं करना होता, आपको क्या है, आपको आंसर आता है तो आप टिक लगाइए। एग्जामिनर को उससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कितना सॉल्व किया कितना नहीं किया, वो केवल आपकी OMR शीट को देखेगा कि आपने क्या उसमें ऑप्शन पर टिक लगाया है। ठीक है जी, तो ऐसे ही यहाँ पर तो हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में क्या करना है, कोई स्टेप अगर आपको नहीं लिखना तो आप उसे डायरेक्ट जो है अपने माइंड में सॉल्व करो और डायरेक्ट आगे बढ़ जाओ। ठीक है जी, लिखना नहीं है वहाँ कुछ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या है, हम शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करेंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनका हम यूज़ करेंगे। तो चलिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें करना है, तो मैं क्या बोलूँ कि इसे मैं 1 मान लूँ जी। ठीक है, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ इसलिए पूरा लिखूंगा। ठीक है जी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 को विद रिस्पेक्ट टू क्या, यहां पर देखो y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x। अभी आपको उससे कोई मतलब नहीं है कि इंडिपेंडेंट क्या है डिपेंडेंट क्या है, आप तो केवल इसको डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, फिर क्या मिलेगा, dy/dx इक्वल्स टू, इसको करेंगे तो क्या मिलेगा जी, आप बताइए मुझे क्या होगा। देखिए -a साइन ऑफ mx प्लस बी इंटू जो होगा ना क्या होगा, m और आ जाएगा, इसका भी तो डेरिवेटिव होगा तो m आ गया। अब ये आ गई जी सॉरी,
अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करिए, क्योंकि मेरा ना ऑर्डर 2 होगा, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 2 को करना है जी, ठीक है, क्या ये 2 है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्या आएगा जी, डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए तो यही रहेगा, एम ये है ही है, ओके, कॉस ऑफ सॉरी एम एक्स प्लस बी, और ये स्क्वायर हो जाएगा, ये एम का भी तो होगा ना बाहर, ठीक है जी। तो अब देखो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि हमको क्या करना होता है कि हमें ए और बी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको एलिमिनेट करना होगा, हमें उनको यहां से रिप्लेस करना होगा। अब देखो मैं कैसे करूंगा बताओ जी, देखो मैं यहां से क्या करूंगा कि ए कॉस एम एक्स प्लस बी की जो वैल्यू होगी उसे निकाल कर यहां पुट कर दूंगा। तो चलिए करते हैं पुट, क्या ए कॉस एम एक्स प्लस बी इक्वल्स टू क्या रख सकते हैं हम, डी स्क्वायर, यहां पर देखो ये एम स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, एम स्क्वायर क्या है नीचे चले जाएगा इधर, ठीक है, तो नेगेटिव के साथ, तो क्या बचेगा माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। आया यहां तक समझ में भाई? देखो मैंने यहां से ए कॉस एम एक्स प्लस बी की वैल्यू निकाली, ये एम स्क्वायर और नेगेटिव का ये इधर आ जाएगा, तो डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, तो ये मिल जाएगा। इसको हम कहां यूज करेंगे, 1 में, ठीक है जी। फ्रॉम फर्स्ट से हमें क्या मिलेगा जी, y इक्वस टू, अब हमें देखो a cos एम एक्स प्लस बी की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम उसे माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर ऑप्शन में ये आंसर नहीं मिलता है तो आपको क्या है, फर्दर इसको सॉल्व करना होगा। कैसे करोगे जी, बहुत आसान जी, देखो मैं इसको इधर ले आता हूँ पूरे को, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एम स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ये दिख रहा है ना जी 1, ये सॉरी y इक्वल टू 0, ये आ गया। और आगे फर्दर सॉल्व करें तो एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड्स, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। अब आपको देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और ऐसा ही क्वेश्चन आता है, या तो आपसे पूछ लेगा ऑर्डर या डिग्री पूछेगा, या फिर आपसे क्या पूछेगा, उसका जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करवाएगा, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी आपसे जनरल सॉल्यूशन निकलवाएगा, या जनरल सॉल्यूशन आप निकाल लोगे उसके बाद आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ लेगा। तो कुछ यही देखो, मैंने ये बताया ना आपको, ऑर्डर भी इसमें डिस्कस कर लिया मैंने, ऑर्डर क्या होता है, देखिए यहाँ पर ऑर्डर आ रहा है ना, ये मतलब ऑर्डर क्या आ रहा है 2, ठीक है ना, तो यही होता है ऑर्डर, और ऑर्डर उतना होगा जितने उसके जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। तो ठीक है ना जी, समझ में आया? तो चलिए नोट डाउन करिए इसको, और मैं इसे रब कर देता हूं जी, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मैं अभी पेपर में आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि देखिए ये क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसका हमें सॉल्यूशन बताना है जी, ठीक है जी, जनरल सॉल्यूशन बताना है, क्योंकि उसमें आपको दिख रहा है ना, इसने बोला तो नहीं है कि जनरल सॉल्यूशन बताना है, तो लेकिन इसमें लिख रहा है ना कि ऑप्शंस में कांस्टेंट्स भी हैं, इसमें कहीं ये इसमें दिया नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में कुछ बोला नहीं है। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलवाता तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको देता, ठीक है जी, जैसे कि x रखने पर x की क्या वैल्यू रखें कि हमें y मिल जाएगा, कुछ ऐसा दिया हुआ होगा। तो चलिए इसको मैं लिखता हूँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है इन्होंने, डी वाई ओवर डी एक्स, मैंने अभी आपको बताया जो मैं प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि वो या तो आपसे ऑर्डर पूछ लेगा, या आपसे डिग्री पूछ लेगा, या दोनों पूछ सकता है, या फिर आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछ सकता है, ठीक है, जैसे इसमें पूछा है, या फिर आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ सकता है। एक ना एक क्वेश्चन तो यहाँ से जरूर बनता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए इसके कुछ टाइप होते हैं जी, जैसे आपने 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ा होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस कई तरह की होती हैं जी, उनको सॉल्व करने के लिए हमें एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड आना चाहिए, दूसरा हमें होमोजीनियस तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ना, वो तरीका आना चाहिए, दूसरा रिड्यूस कैसे करते हैं होमोजीनियस में, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें नहीं दी कोई इक्वेशन जो है वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमको उसको होमोजीनियस में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, ये वाला मेथड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, नॉन लीनियर तो आपके
सिलेबस में नहीं है, लीनियर तक की है, ठीक है जी। तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो सब आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं अभी इसको देखूंगा कि ये है क्या, ये किस प्रकार की इक्वेशन है, पहले ये देखेंगे हम इसमें। तो चलिए देखते हैं। ये कुछ मुझे ज़्यादा टफ नहीं दिख रहा है। इसमें क्या है, सिंपल वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ करिए। कैसे मैं बताता हूँ, वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है जी। वैसे आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन को कई प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये वेरिएबल सेपरेबल में कैसे है। देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने कैसे बताया आपको, ये सब बात पता है कैसे आती है कि वेरिएबल सेपरेबल से होगी नहीं होगी सॉल्व, ये आती है प्रैक्टिस से, ठीक है जी। देखिए मैं क्या करूँगा, इसको रिड्यूस करके लिखूंगा जी 1 को। कैसे जी, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू, मैं लिखूंगा इसको ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से ई की पावर वाई मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है जी। आया समझ में, ई की पावर वाई ले लिया मैंने कॉमन। अब मैं जो वाई, अब देखो वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है, जो वाई वाला टर्म है वो डी वाई डेरिवेटिव ऑफ वाई की तरफ जाएगा, जो एक्स वाला टर्म से वो डेरिवेटिव ऑफ एक्स की तरफ जाएंगे। तो चलिए मैं इसको लिखता हूँ आगे कि मैं ई की पावर वाई को इधर ले जाऊंगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन ई की पावर वाई डी वाई, ये इधर ये यूँ ही रहेगा और यहाँ बचेगा डी एक्स। फर्दर आप इसको क्या करेंगे, लिख देंगे क्या, ई की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। अब देखो ये वेरिएबल सेपरेट हो गए हमारे, ठीक है जी। अब हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है दोनों साइड्स को, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है जी। हमें बोथ साइड्स को इंटीग्रेट करना है जी। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स को तो हमें क्या मिलेगा जी, लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, कांस्टेंट जुड़ जाएगी, ठीक है सी। तो इसको करेंगे तो ई की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस 1, ये वाई का भी हो गया इंटीग्रेशन, नीचे आ जाता है, ठीक है। इक्वल्स टू इसका क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, इसका होगा ई की पावर एक्स प्लस सी। तो देखिए ये आया हमारा सॉल्यूशन। अगर आपको ये ऑप्शन में मैच नहीं करता है किसी भी ऑप्शन में, तो आप फर्दर इसको सॉल्व करिए और एक सूटेबल फॉर्म में बनाइए और उसको ऑप्शन से मिलाइए जी, ठीक है। देखिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये देखो यहाँ से मैं ई की पावर माइनस वाई नेगेटिव में, इसको मैं इधर ला के पॉजिटिव में कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो कैसे करूँगा, ई की पावर एक्स प्लस ये वाला टर्म है ना, ई की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस 1, तो मैं इसको क्या करूँगा, नेगेटिव को इधर आएगा तो क्या है पॉजिटिव है, ई की पावर माइनस वाई प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये कुछ ऐसा आपके सामने सॉल्यूशन बनेगा, देखिए जी दिख रहा है ना, ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल था, क्योंकि देखो ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन से ये क्वेश्चन जरूर बनता है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनेगा और आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है पेपर में। आप, मैंने ये लिखा ना वेरिएबल सेपरेबल है कि ये क्या है, मैंने इधर किया इंटीग्रेट लिखा मैंने सब है, आपको नहीं लिखना। आपको क्या है, वेरिएबल सेपरेट करने, आप डायरेक्ट इस स्टेप से इस पर आओ। क्यों, क्योंकि आप इसको माइंड में सॉल्व कर लोगे कि हमने कॉमन ले लिया, इधर इसको सेपरेट कर दोगे और इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत आसान है, ठीक है जी। चलिए आप इसे नोट डाउन करिए और देखिए इसका आंसर अगर आप देखना चाहें तो आप आंसर भी देख सकते हैं। ऑप्शन में दिया गया था इक्वल्स टू सी, तो इसका क्या है कि इसने इक्वल में लिया है सी, क्योंकि कांस्टेंट है वो तो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जी, ठीक है जी। चलिए अब आगे चलते हैं, आप इसे नोट डाउन करिए, मैं जब तक इसको रब करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें आपसे बोला है कि द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, देखिए ये इनइक्वालिटी दी हुई है, इसका हमें क्या बताना है, सॉल्यूशन, ठीक है जी। चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या इनइक्वालिटी में, लिख देता हूँ यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन x रेज टू पावर 4 इंटू एक्स माइनस लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो इसकी कुछ ऑप्शंस भी हैं, मैं आपको उनको बताऊंगा। और चलिए पहले मैं इसको देखता हूँ कि ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होगी। देखिए एक क्वेश्चन, देखिए हर चैप्टर से आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया अभी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये इनइक्वालिटी वाला पार्ट हो गया, ठीक है जी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इससे भी आता है। एक आपका ट्रिग्नोमेट्री से भी आएगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस जो मैंने अभी बोला, और प्रोबेबिलिटी से भी आता है क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखिए इनइक्वालिटी है, ये कैसे सॉल्व होगी। आपने देखा ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं पढ़ाना, आप इसे कर सकते हो, बहुत आसान, केवल कॉमन सेंस का यूज़ करना और कुछ नहीं करना। देखिए क्या है,
कि देखिए मैं क्या करूँगा इसमें, ये लेस देन मुझे जीरो बताना है, ठीक है जी, लेस देन इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो को छोड़ दीजिए आप, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। आप पहले लेस देन जीरो को डिस्कस करो, कैसे करोगे। लेस देन जीरो होने के लिए नीचे वाला ये एक्स, तो चाहे हम नेगेटिव ले लें चाहे पॉजिटिव ले लें, समझना, चाहे हम एक्स को यहाँ पर एक्स की पावर 4 में नेगेटिव ले लें या पॉजिटिव ले लें, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा हमको, ठीक है जी। इसका मैटर तो खत्म यहीं पर, लेकिन इसमें है कुछ मसला जो है इसमें है, क्या है जी, उसको डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर कभी भी x इक्वल टू 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जी? क्योंकि अगर 2 मैंने यहाँ रख दिया ना, तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी चला जाएगा पूरा सिस्टम, ये फंक्शन, ठीक है जी। तो यहाँ पर 2 नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। और क्या नहीं हो सकता? और ऊपर वाला सब होगा, ऊपर 0 बन सकता है, नीचे नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए इसको क्या करेंगे हम, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी पॉजिटिव बनाने का प्रयास करता हूँ, इसका फंडा भी खत्म हो जाएगा। इसको मैं ऊपर नीचे इसी का मल्टीप्लाई कर दूँ, x माइनस 2 का करते हैं जी। ऊपर x माइनस 2 आ गया, यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन x की पावर 4 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो ये जो है ये तो पॉजिटिव हो गया पूरा टर्म, ये नीचे वाला तो क्या है, पॉजिटिव हो गया। पर लेकिन यहाँ पर क्या मसला है एक, कि x इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो चलिए अब क्या करेंगे, ये इसको हम हटा दें, पॉजिटिव होगा। अब ऊपर वाले से मतलब है, हमें नीचे वाले से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से हमें किससे मतलब है, x माइनस 2 से और x माइनस 1 का होल स्क्वायर से और x प्लस 1 का होल क्यूब से। ये लेस देन इक्वल टू 0 करना है। एक तो ये है कि ये क्या देगा हमको, x इज लेस देन इक्वल टू 2, लिख देता हूँ, लेस देन इक्वल टू 2। इक्वल क्यों नहीं, क्योंकि हमने बताया x 2 नहीं हो सकता। और ये क्या देगा, ये पॉजिटिव हो गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए मैं अभी बताता हूँ, ये क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है अब हमें, ये तो पॉजिटिव ही देगा। और ये क्या है, होल क्यूब है। तो अब देखो इसका और इसका मैटर हमारे पास बचता है। अगर हम देखो, अगर ये हमको पॉजिटिव वैल्यू देता है, अब इसको देखना, इसको लेस देन 0 करने के लिए ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा, ठीक है जी, इसका कोई मसला नहीं है। इसको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा जी, समझ रहे हो, कि जब ये पॉजिटिव दे रहा है, ये तो पॉजिटिव देगा ही देगा, और इसको पूरे फंक्शन को लेस देन 0 करने के लिए इसको भी नेगेटिव वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये x ग्रेटर देन 2 होगा। इक्वल तो हम ले ही नहीं सकते जी, पहले ही मना किया है। और लेस देन ये नेगेटिव कब होगा, x प्लस 1 जो है नेगेटिव कब होगा, ये कब होगा बताइए, ये होगा आपका जब x विल बी क्या, x क्या होगा, जब x विल बी लेस देन इक्वल टू -1। आया समझ में? आई होप आप समझ चुके होंगे, ये होगा तो ठीक है। तो चलिए एक तो ये कंडीशन हो गई जब ये होगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये कंडीशन हो गई क्या, ये वाली, इसका और इसका हमें क्या देखना है, इंटरसेक्शन, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या, इंटरसेक्शन मतलब पता क्या है, कि इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, क्योंकि वही तो इसको सेटिस्फाई करेगा इन दोनों। चलिए अब क्या है, दूसरी कंडीशन है कि ये जो है x माइनस 2 ये क्या दे दे हमें। चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि x ग्रेटर देन 2 देगा और x लेस देन इक्वल टू -1 देगा। दूसरी कंडीशन है कि अगर ये नेगेटिव देगा हमको, ये तो पॉजिटिव ही देगा हमेशा, तो इसको भी पॉजिटिव देना पड़ेगा। ये पॉजिटिव कब देगा, x प्लस 1 का होल क्यूब कब पॉजिटिव होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसको किसी एक में रखो, इसको इक्वल टू -1 को, ठीक है। तो ये नेगेटिव कब देगा, ये देगा आपका जब x माइनस 2 लेस देन 0 हो, x इज लेस देन 2। तो यहाँ पर क्या आ गया, x इज लेस देन 2 हो और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो, ठीक है जी, आया समझ में। चलो अब इसका हमें पता है क्या देखना है, हमें इंटरसेक्शन देखना है, मतलब कॉमन पार्ट क्या क्या आ रहे हैं इसके, इन दोनों के कॉमन पार्ट क्या है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस पूरे फंक्शन को। इन दोनों के कॉमन पार्ट क्या है वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो चलो इसमें देखो क्या है इसका कॉमन पार्ट, 2 से, सॉरी कॉमन नहीं, इसको हमें देखना पड़ेगा जो है 2 से छोटा क्या है, जो मतलब 2 से छोटी सभी वैल्यूज़ और -1 से सभी बड़ी वैल्यूज़। तो इनमें क्या कॉमन है बताओ, कि देखो नंबर लाइन से देख लिया करो आप, ये -1 है, ये 0, ये 2 है, ठीक है। तो अब देख लिया करो कि -1 से छोटा होना चाहिए सब, वो सॉरी बड़ा,
-1 से बड़ा और 2 से छोटा, 2 से छोटा, इसमें कॉमन क्या है, ये वाला पोर्शन, -1 से 2, तो -1 से 2 ये हो सकता है, ये नहीं होगा, 2 के इक्वल नहीं होगा जी। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी इसके लिए क्या हो सकती है, इसके लिए होगी 2 से बड़ा -1 से छोटा, ठीक है, क्या -1 0 और 2, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, -1 से छोटा, -1 से छोटा, ये वाली, इसमें कॉमन तो कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका यूनियन लिख देंगे, क्या कि सॉरी ये क्या है कि -1 से सॉरी -∞ से -1 आएगा और इसका क्या क्या यूनियन 2 नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, क्लोज इंटरवल नहीं, ओपन आएगा, क्यों, क्योंकि 2 को तो x हम ले ही नहीं सकते ना, 2 से इन्फिनिटी, ये होगा, ठीक है। तो क्या ये दो इसके आंसर्स होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं, आप इसे नोट डाउन करिए, आप इसको एनालाइज करिए, तब तक हम आगे चलते हैं। हाँ, इसमें एक बात जो है रह गई बताने को कि कभी भी देखना जो आपको ऑप्शंस में आंसर मिले ना, देखो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको कभी भी इस कैंडिडेट ने कुछ और आंसर लगाया है, देखिए कि आपको जो भी ऑप्शन मिले ना उसके अकॉर्डिंग आपको ये करना है जी, ठीक है। जो आपको ऑप्शन मिले उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। देखिए जैसे ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ए ऑप्शन जो है उसमें क्या दिख रहा है कि -1 से 0 दिख रहा है ना, ये वाला -1 से 0 और 0 से 2, ठीक है जी, -1 पर क्लोज इंटरवल है और 2 पर नहीं है, तो है तो यही वाला आंसर, लेकिन हमने किसी अलग तरीके से लिखा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मैं लिख के बताता हूँ आपको। आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो कि -1 से 0 गया, पहले सॉरी 0 गया ऐसे करके, फिर वो बोला यूनियन, फिर 0 से 2 गया, कुछ ऐसे, ठीक है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, ये 0 इंक्लूड है, क्योंकि 0 रखने पर तो ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, आप इसे नोट डाउन करिए, तब तक मैं इसे रब करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से। मैं आपको इसको बताता हूँ क्या है क्वेश्चन। देखिए ये है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज सच दैट, ये कुछ दिया है इसने, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1 एंड z इज नॉट इक्वल टू -1, एंड इसने एक w फंक्शन दिया है। देखो w में क्या बोला, z -1 अपॉन z प्लस 1, थस द वैल्यू सॉरी द रियल पार्ट ऑफ w क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए मैं इसे नोट डाउन करता हूँ क्वेश्चन को। देखो इसने एक कंडीशन तो ये दिया है कि मॉड ऑफ z क्या है, 1 है। दूसरा z जो है z जो है -1 के इक्वल नहीं है, और जो एंड क्या है, w जो है, एक w जो दिया है इसने, वो क्या दिया है कि z -1 सॉरी इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, z को क्या लिखता हूँ कुछ ऐसे, कैसे कि इसने z -1 अपॉन z प्लस 1 कुछ ऐसे दिया है, ठीक है। इसने बोला है कि रियल पार्ट क्या होगा, तो इसने पूछा है हमसे क्या रियल पार्ट क्या होगा w का क्या होगा, ये चीज उसने पूछी, हाँ यही पूछा। तो चलिए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखो रियल पार्ट पूछा इसने, तो देखो इसका एक सिंपल फंडा होता है कि हम जो मानते हैं ना कि जैसे z कोई हमारे पास, चलो मैं w कोई फंक्शन मान लेता हूँ, w एक हमारे पास फंक्शन है x प्लस आयोटा वाई, सॉरी ये कुछ लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका जो है रियल पार्ट कैसे बताना है मुझे, एक आपने कॉन्जुगेट पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। कॉन्जुगेट क्या होगा, z का क्या होगा जी, w का क्या है कॉन्जुगेट लिख रहा हूँ, जो आयोटा है उसको रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा से कॉन्जुगेट लिखने के लिए, ये होगा। अब अगर मैं w प्लस w का कॉन्जुगेट अपॉन 2 कर दूँ तो ये पता क्या देगा मुझे, ये देगा, देखो इसको करो x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई अपॉन 2 करो, तो करो 2x अपॉन 2, तो 2 ये देगा x, तो ये क्या होगा रियल पार्ट देगा किसका, w का। आया बात समझ में, आया बात समझ में। तो चलिए आगे चलते हैं जनाब। देखिए इसी में कि हमको ये पता चल गया कि ये w प्लस w का जो कंजुगेट है अपॉन 2 कर दें तो हमें क्या मिलेगा, रियल पार्ट मिल जाएगा z का, ठीक है जी, क्या मिल जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z वी विल गेट। तो चलिए मैं इसे नोट डाउन कर देता हूँ और आगे क्वेश्चन में चलते हैं। ये थोड़ा बेसिक था जो मुझे बताना जरूरी था, ठीक है। देखो क्या मिलेगा, w प्लस w का कॉन्जुगेट अपॉन 2 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ w। तो देखो इसने w तो हमको ये दिया है, w का कॉन्जुगेट क्या होगा,
डब्ल्यू का कॉन्जुगेट लिखते हैं तो ये होगा जेड माइनस वन का होल कॉन्जुगेट अपॉन जेड प्लस वन, ये कुछ, ठीक है जी। ये कॉन्जुगेट का साइन है, ठीक है। तो ये क्या देगा हमको, जेड का कॉन्जुगेट अपॉन माइनस वन अपॉन में जेड का कॉन्जुगेट प्लस वन, ये देगा डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। अब हमें पूछा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट, देखते हैं पहले क्या होगा, अपॉन टू चल ही रहा है तो वन अपॉन टू, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट, डब्ल्यू क्या है ये, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ये करना है, तो क्या है जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन करना है, प्लस जेड का कॉन्जुगेट माइनस वन अपॉन जेड का कॉन्जुगेट प्लस वन करना है, वन अपॉन टू। इसको सॉल्व करो जी, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, सुनो आप क्या है, ये एक फ्रैक्शन बन गई, अब आप इसे सॉल्व कैसे करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, अपॉन में ये इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, सिंपल है, आप अपने तरीके से करिए, कोई डोंट प्रॉब्लम। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो जेड का जेड बार के साथ, तो जेड इंटू जेड बार प्लस जेड बार, ठीक है जी, सॉरी जेड बार नहीं आएगा, ठीक है, माइनस जेड बार माइनस वन, कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। अब इसका इसके साथ, तो प्लस जेड का जेड बार के साथ माइनस जेड प्लस में जेड बार माइनस वन, अपॉन ये ना, अपॉन क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों का, तो जेड प्लस वन का मल्टीप्लाई जेड बार प्लस वन के साथ, ठीक है जी। मैं इसे बार बोल रहा हूँ कॉन्जुगेट के साइन, क्योंकि कॉन्जुगेट थोड़ा लंबा हो जाता है बोलने में, तो ठीक है। तो देखो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, जेड बार से जेड बार कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये हो गया, और कुछ हो रहा नहीं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सिंपल, हमको मिला क्या, वन अपॉन टू में टू जेड ऑफ जेड बार माइनस टू अपॉन, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो इसको करेंगे हल तो क्या मिलेगा, इसका इसके साथ जेड जेड बार प्लस जेड बार प्लस वन, कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है जी। तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ कि जेड जेड बार प्लस जेड बार प्लस वन, कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है जी। अब उसने हमें एक बात बोली है, क्या बोली है जी बात, उसने बोला है कि जो जेड है ना सॉरी, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका मॉडुलस जो है वो वन है। तो पहले आप इसको समझने का प्रयास करिए, ये जेड बार क्या है, ये देखो टू तो मैं कॉमन लेके यहाँ से कट कर सकता हूँ, तो इसे हटा दीजिए, यहाँ तो वन रह जाएगा और यहाँ टू ए हट जाएगा, ठीक है जी, ये बचेगा। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ, जेड इनवर्स जो है ना, ये जेड बार का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, ये एक फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। और लेकिन यहाँ पर क्या है, जेड का जो मैग्नीट्यूड है वो वन है, तो जेड ये अपॉन वन, तो जेड इनवर्स जेड बार रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो जेड बार है, यहाँ से क्या मिला हमको, जेड इनवर्स जो है वो क्या रह जाएगा, जेड बार के इक्वल, इसका मतलब जेड बार इक्वल टू वन, ये मिलेगा हमको। तो रखिए इसमें वन माइनस वन अपॉन जेड बार की जगह वन प्लस जेड बार प्लस वन, ये है जी, ठीक है। तो वन माइनस वन तो ये जीरो, तो ये क्या आएगा, जीरो, तो ये क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा हमारा, रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू क्या होगा, जीरो। ये मैंने क्या है सॉल्व किया है, तो ये आपका आंसर होगा। लेकिन आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि मैंने इसमें कुछ कैलकुलेशंस वाले जो स्टेप थे वो छोड़ दिए हैं, और मैंने आपको बोल के ही बताया है कि क्या था वो। मैं अभी दोबारा आपको रिपीट करता हूँ कि वो मैंने क्या किया था। देखो समझने का प्रयास कीजिए, मैंने बताया था आपको कि जेड इनवर्स इक्वल्स टू जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर होता है, और मुझे पहले से ही ये, चलो यहीं से देखो मैं क्या करूँगा, ये इनवर्स में तो नीचे जेड, तो इधर वन अपॉन जेड इक्वल्स टू जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई, तो क्या है जेड बार इक्वल्स टू मॉड जेड का होल स्क्वायर। और देखो ये हमको दिया गया कि मॉड जेड इक्वल्स टू वन है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया, यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन है भाई, क्या दिया गया, वन है, तो ये वन हो गया जी, वन का स्क्वायर वन, तो जेड बार बराबर आ गया वन। आया समझ में? तो चलिए मैंने यही किया था, और ये जो फ्रैक्शन सॉल्व की थी वो बहुत सिंपल है। चलिए आप इसे नोट डाउन करिए, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ क्या होगा इसका आंसर। इस कैंडिडेट ने भी कुछ लगाया है इसमें, देखिए दिख रहा है आपको, इस कैंडिडेट ने जीरो ही लगाया है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप तब तक इसे नोट डाउन करिए और मैं आगे तक। देखिए कैंडिडेट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, जो सीरीज वाला जो चैप्टर आता है प्रोग्रेशन एंड सीरीज, उससे है। देखो इसमें लिखा है द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री कंजुकेटिव जो है द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज
13 and their product is 27, then the sum of the first 5 terms of the progression will be. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। इन्होंने बोला है कुछ कि जो सम है वो क्या है, जो सम है वो दिया है इन्होंने फर्स्ट 3 टर्म्स का इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 13, उनका प्रोडक्ट दिया है 27। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन विल बी क्या होगा। तो चलिए सिंपल है, हम मानते हैं कि देखो आप एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हो कि आप उनके टर्म्स को कुछ ऐसे मान लें कि ए अपॉन जो है आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर, कुछ ऐसे करके मान लें, ठीक है। एक तरीका तो ये, और एक तरीका ये भी कहता है कि आप इसको क्या करें, सिंपल जो है ये ना मान के आप इंक्रीजिंग टर्म्स में मान, ये भी इंक्रीजिंग है, डोंट वरी। हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ ऐसे मानेंगे कि मैं मान लूँ कि टर्म्स है ए से ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पावर 4, ये टर्म्स है, क्योंकि उसने बोला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक बोला, देखो उसने बोला ये रहा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है जी। तो 13 है इसका सम, क्या है, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस सॉरी क्या फर्स्ट 3 टर्म्स का इतना ही बोला है, क्या है, ऐसे ही आगे तो चलती जाएगी, क्या है ये तो हमारी होगी जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका बोला 13 है, और इनका प्रोडक्ट क्या बोला है, ए इंटू ए आर स्क्वायर 27, ठीक है। अब इसने बोला सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन, इनका पहले 5 टर्म का सम उसने पूछा है हमसे। इसमें क्या करना है, हमको ए और आर की वैल्यू निकालनी है, इसमें पुट कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो सिंपल है, देखो हमें क्या बताना, आप देखो बहुत ही बारीकी से समझना मेरी बात को, हमको बताना ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर पावर 4, इसका आंसर बताना क्या होगा सम, ठीक है जी। तो देखो ये ना फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होंगे ये, तो इनका हमें सम बताना है। तो देखो ये फर्स्ट 3 टर्म्स का इसने बताया हमको, ये तो 13 हो जाएगा, इससे तो हमें ज़्यादा मतलब है नहीं, पर लेकिन इसको समझना है, इससे क्या होगा, देखो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये 1 मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ मैं 2, यहाँ देखो यहाँ से क्या मिलेगा, ए क्यूब आर क्यूब इक्वस टू 27, और क्या मिलेगा, ए आर इक्वस टू 3, ये मिलेगा। अब देखो ए आर इक्वस टू 3 मिला, समझना मेरी बात को, अगर मैं ए की वैल्यू निकाल के यहाँ से इसमें रख दूँ, इन दोनों क्वेश्चंस को मैं सॉल्व भी तो कर रहा हूँ और कुछ तो कर ही नहीं रहा मैं, तो इसको देखो मैं ए की वैल्यू रख देता हूँ 3/r यहाँ से, क्या 1 में, तो क्या मिलेगा 3/r प्लस ए की जगह 3/r है तो 3/r इंटू आर प्लस आर स्क्वायर इंटू 3/r इक्वस टू 13, आर से आर कट गया, चलो हम नहीं काट रहे, ठीक है, हम नहीं काट रहे जी, क्या मिलेगा 3 प्लस 3r स्क्वायर इक्वस टू 13r, यहाँ से क्या यहाँ से मिलेगा 3r स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इक्वस टू 10r प्लस माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इक्वस टू 0। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आर में, तो हमको क्या है इसको सॉल्व करना है जी। अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस आर प्लस 3 इक्वस टू 0, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 3r कॉमन लेंगे तो r माइनस 3 माइनस 1 r माइनस 3 इक्वस टू 0, तो यहाँ से मिलेगा क्या r इक्वस टू एक तो आएगा 1/3, एक आएगा 3 में से, यहाँ से जो चलो कोई बात नहीं, ये r आपकी समझ में आएगा, r इक्वस टू 1/3 आएगा एक, और एक आएगा 3, तो ये हमारे पास r की 2 वैल्यूज़ आ गई। तो अब आपको r की वैल्यूज़ मिल गई तो आप a में रखिए, यहाँ से a की वैल्यूज़ निकाल लीजिए, 3/1/3 3/3, तो यहाँ से करेंगे, एक तो आएगी 9, एक आएगी 1, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं रब कर देता हूँ, r की जब वैल्यू 1/3 थी तो a इक्वस टू 9, r की वैल्यू 3 थी तो a इक्वस टू 1। तो देखो आप अगर आपने ये वैल्यू निकाली है, आप इनको सेटिस्फाई कराना चाहते हैं, आप इनको जांचना चाहते हैं कि ये हमारी सही आई है या नहीं, आप इसमें पुट करिए,
या फिर इसमें करिए, ये तो होगा ही होगा सेटिस्फाई। सॉरी नहीं हो रहा जी, ओके सॉरी, हाँ हाँ हो रहा है, ठीक है। नहीं तो आप इसमें करिए जी, ठीक है, इसमें करिए। चलो क्या होता है देखते हैं। 1/a की वैल्यू क्या है, 9 प्लस 9 इंटू 1/3 प्लस 9 इंटू 1/9। देखो 3 3 और ये 1, तो ये 13 आ गया इसका सम, तो हमारा सही है जी, ठीक है। तो अब हम इसमें रख सकते हैं क्या, ये तो 13 हो गया, इसके साथ 13 प्लस AR³ प्लस AR⁴। तो देखो 13 प्लस AR³ क्या है, a की वैल्यू 1/3, आर की वैल्यू, सॉरी गलत कर गया यार, ए की वैल्यू 9, आर की वैल्यू 1/3 का होल क्यूब प्लस ए की वैल्यू 9 1/3 का होल 4। ये आ गया कब, जब ये पहला वाला हमने लिया, ठीक है, और ये इसको लेंगे तब हम देखेंगे। 13 प्लस 9/27 प्लस 9 इंटू 1/81, तो 3 9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 प्लस 1/9 कुछ ऐसा, फिर 3/9 और ये 4/9 एंड फिर 121/9 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है जी। या आप कैलकुलेशन देख लेना इसमें, और यहाँ से रखेंगे, इनको रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, r = 3 = 1, तो इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, 13 प्लस ए क्या है 1, r क्या है 3 का क्यूब प्लस 1 इंटू R3 का 4, तो हो जाएगा क्या 13 प्लस 27 प्लस 81, इसको सॉल्व कर लो क्या आएगा 40 एंड 121, ये आएगा जी, ठीक है 121 आएगा। तो अब आपने बताया 121 हो सकता है इसका सम, और 121/9 हो सकता है जी, ठीक है। अब आप अपने ऑप्शंस में चेक कर लें, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके दो दो जो है आंसर्स भी मिल सकते हैं। तो चलिए मैं देखता हूँ क्या इसका, देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन था, आपको ए ऑप्शन जो है दिख रहा होगा 121, ठीक है जी। चलिए अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तब तक आप इसे एनालाइज करिए, मैं रब करता हूँ। देखो फ्रेंड्स, अभी जो है हमारे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, अभी कुछ क्वेश्चंस अभी रह गए हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, क्वेश्चन पेपर में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी जो हमको डिस्कस करने हैं, ठीक है जी, जो अभी हम आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये मैंने करा दिए थे कल कुछ क्वेश्चंस पीछे वाले, आज मैंने कराए ये, ठीक है जी। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे डिस्कस करने हैं, अभी बचे हुए हैं, ये फिर बायोलॉजी का पार्ट शुरू हो जाता है। तो 25 क्वेश्चंस आते हैं इसमें मैथ के। तो जो है हम अगले कुछ क्वेश्चंस जो हमारे बचे हुए हैं, हम उनको आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे आपके साथ। और ये है कि आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। और अभी तो हमने आपके लिए AMU का जो पेपर सॉल्यूशन है वो कराया है। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, हम उस यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास, उनका पेपर अवेलेबल है, ठीक है जी, 2020 का, तो हम आपके साथ करा देंगे। जैसे कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे एक आपने जामिया नाम सुना होगा, एक जो है AMU का मैंने अभी बताया, एक जामिया आपने सुना होगा, एक आपने BHU का सुना होगा, एक आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सुना होगा, ठीक है जी, एक आपने DU में जो होता है, जो एंट्रेंस नहीं होता, वो केवल जो है मेरिट के बेसिस पर लेते हैं। ऐसे ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका हम आपको पेपर सॉल्यूशन कराएंगे, और काफ़ी इजी मैनर में आपको पेपर सॉल्व कराया जाएगा। और आप हमारे साथ बने रहिए। और आपको अगर वीडियो में कोई जो प्रॉब्लम दिखती है, या फिर हमारे जो कंटेंट में कोई भी जो हम अमेंडमेंट कर सकते हैं या फिर सुधार जो कर सकते हैं, वो हम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका जो आपके मैसेजेस का वेलकम है, और हमें इंतज़ार रहेगा कि आप जो मैसेजेस करेंगे हम उनका जो है अच्छे से अच्छा उनके बारे में सोचेंगे, समझेंगे, और आपको यहाँ पर उनको लागू करके दिखाएंगे, ठीक है जी। और मैंने बताया आपको, अगर आपको अभी आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, मैं आपको उस चैनल की लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उस चैनल को ज्वाइन करिए, और वहाँ पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। आप अगर यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो है वहाँ पर पेपर भी उपलब्ध हैं,
उस चैनल पर, और वहाँ पर मटेरियल भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगी, ठीक है। और कोई भी जैसे रिजल्ट वगैरह आते हैं वहाँ पर आपको उनकी PDF वगैरह सब मिल जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए और बेहतरीन से बेहतरीन प्रिपरेशन करिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स।